नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न टीजीटी पीजीटी पीवाईक्यू रूप में प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे, जो कि हम लोग कल 100 से 120 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 121 से लेके आगे कंप्लीट करेंगे। 121 प्रश्न है, उत्पादन के साधन का सही दुर्लभता मूल्य होता है। उत्पादन के साधन का सही दुर्लभता का मूल्य होता है, तो क्या होता है मूल्य इसका? तो डी नंबर हो जाएगा छाया मूल्य। क्या हो जाएगा? छाया मूल्य। चलिए इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। व्याख्या है, उत्पादन के साधन का सही दुर्लभता मूल्य छाया मूल्य होता है। बाजार द्वारा निर्धारित मूल्य में उत्पादन क्रिया में उत्पन्न सामाजिक लागत तथा सामाजिक लाभ या बृहत्ताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। यदि इनको ध्यान में रखकर बाजार का कीमत समायोजित कर दे तो इसे छाया मूल्य कहते हैं। चलिए 122 निम्न में से किस एक की सहायता से उत्पादकता नहीं बढ़ती है? कहने का मतलब है, इनमें से कौन एक है जो कि इसकी सहायता से उत्पादकता मतलब उत्पादन प्रोडक्शन नहीं बढ़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि। क्या है? पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है, पूंजी उत्पादन अनुपात में वृद्धि की सहायता से उत्पादकता नहीं बढ़ती है, जबकि कार्य से सीखना कम उत्पादकता क्षेत्रों से अधिक उत्पादन क्षेत्रों के लिए प्रवसन व मूल्य अनुपातों में परिवर्तन के अनुसार श्रम का पूंजी से प्रतिस्थापन होना आदि की सहायता से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। चलिए 123 सामर्थ्य उत्पाद अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से निर्धारित होता है, जो निर्भर करता है। सामर्थ्य उत्पाद अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से निर्धारित होता है, जो निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अदाओं की उपलब्धता पर पूंजी, श्रम, भूमि और अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति कार्यक्षमता। मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। अदाओं की उपलब्धता पर उसमें क्या किया जाता है? पूंजी, श्रम, भूमि और अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति कार्यक्षमता पर। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सामर्थ्य उत्पाद अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से निर्धारित होता है, जो निम्न पर निर्भर करता है। फर्स्ट है, अदाओं की उपलब्धता पर पूंजी, श्रम, भूमि आदि और अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति कार्यक्षमता पर। 124 नंबर प्रश्न है, श्रम बराबर एल को प्रदर्शित करता है तथा पूंजी के लिए उत्पादन फलन क्यू बराबर इतना है, तो किस प्रकार का पैमाने का प्रतिफल नियम प्रदर्शित करेगा? तो ये हो जाएगा, इसमें तो प्लस प्लस ही सिर्फ हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वृद्धिमान हो जाएगा, वृद्धिमान प्रतिफल हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इसका व्याख्या है, Q बराबर इतना पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल नियम प्रदर्शित करेगी। कौन सा? तो वृद्धिमान। ठीक है। पैमाने के प्रतिफल से अभिप्राय उत्पादन के साधनों में इस प्रकार के परिवर्तन से है, जिसमें उनके बीच का अनुपात अपरिवर्तित रहे। माना मूल उत्पादन फलन Q बराबर F
ब्रैकेट L1 के है तो दोनों ही साधनों को नए ही अनुपात A बढ़ाते हैं, जिसके फलस्वरूप उत्पादन का नया स्तर Q1 हो जाता है, जो Q0 से अधिक है। इस प्रकार Q1 बराबर F AL और A के स्पष्ट है कि इसमें स्पष्ट क्या है, Q1 में वृद्धि A अनुपात में होता है तो पैमाने का समता नियम है, और यदि Q1 में वृद्धि A के अनुपात से अधिक हो रहा है तो पैमाने का वर्धमान नियम है। यदि Q में वृद्धि A के अनुपात से कम हो तो पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम है। तो इसमें क्या कह रहा है, A में वृद्धि हो रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा पैमाने का बढ़ता हुआ प्रतिफल। चलिए, ये था 124। अब 125 देखेंगे हम लोग। 125 प्रश्न। कट रहा है प्रश्न। चलिए 125 है, यदि श्रम में सीमांत उत्पादक गिरता हुआ हो तो, यदि श्रम का सीमांत उत्पाद गिरता हुआ हो तो कुल उत्पाद वक्र नीचे दिखाए आरेखों के किस रेखा वक्र को द्वारा प्रदर्शित करेगा? किस रेखा को प्रदर्शित करेगा? तो ये हो जाएगा ये रेखा गिरता हुआ, O और A रेखा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, OA रेखा। चलिए इस व्याख्या को भी पढ़ते हैं। यदि श्रम का सीमांत उत्पाद गिरता हुआ हो तो कुल उत्पाद वक्र नीचे दिखाए गए आरेख के अनुसार OA द्वारा प्रदर्शित होगा, क्योंकि जैसे जैसे श्रम बढ़ती हुई इकाई लगाई जाती है तो कुल उत्पादन बढ़ता जाता है तथा सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है, किंतु जब श्रमिकों को पूर्ण प्रयोग हो जाता है तो कुल उत्पादन गिरने लगता है। अर्थात जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाते हैं उनकी सीमांत उत्पादकता में कमी आने लगती है और कुल उत्पादन भी गिरने लगता है, तो कुल उत्पादन का ढाल घटते हुए दर से बढ़ेगा। चलिए 126 प्रश्न। कॉब डगलस उत्पादन फलन को सुव्यवहारी उत्पादन फलन नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह साधनों के प्रति ह्रासमान प्रतिफल प्रदर्शित करता है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, कॉब डगलस उत्पादन फलन को सुव्यवहारी उत्पादन फलन नहीं कहा जाता है, क्योंकि यह साधनों के प्रति ह्रासमान प्रतिफल प्रदर्शित करता है। चलिए 127 नंबर प्रश्न। आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम उस बिंदु से लागू होना प्रारंभ हो जाता है जहां से कि परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन घटने लगता है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम उस बिंदु से लागू होना प्रारंभ हो जाता है जहां से परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादन घटने लगता है। 128 नंबर प्रश्न। पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो नीचे दिए गए कूट से चुने, तो इसमें कौन सा सत्य है? तो इसमें हो जाएगा इसकी व्याख्या केवल सहजातीय उत्पादन फलन द्वारा की जाती है। हाँ, ये सही है। साधन अनुपात स्थिर रहता है। हाँ, साधन अनुपात परिवर्तनशील होता है। नहीं, साधन अनुपात स्थिर रहता है लेकिन परिवर्तनीयशील नहीं रहता है। यह एक दीर्घकालीन घटना है। हाँ, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 124 बी नंबर। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो साधन स्थिर रहता है, इसमें साधन परिवर्तनशील नहीं होता। यह एक घटना कब का है? तो दीर्घकाल घटना है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं 128 का। पैमाने के प्रतिफल उत्पादन का दीर्घकाल
मतलब पैमाने का प्रतिफल उत्पादन की दीर्घकाल प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। उत्पादन तकनीकी में सुधार, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण आदि के कारण उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती है, किंतु ये आंतरिक और बाह्य बचतें सदैव अस्थायी नहीं बल्कि कुछ समय के बाद में बचतें हानियों का रूप ले लेती है। आरंभ में यह आंतरिक और बाह्य बचतें पैमाने के वर्तमान प्रतिफल देती है, किंतु यह बचतें जब हानियों में बदल जाती है तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। इन दोनों प्रतिफलों के बीच की कड़ी पैमाने स्थिर प्रतिफल की है। पैमाने का उत्पादन फलन सजातीय उत्पादन फलन है। चलिए 129 नंबर प्रश्न है, एक कॉफ डगलस उत्पादन फलन Q बराबर A के पावर अल्फा L पे पावर बीटा में अल्फा तथा बीटा नहीं मापते हैं। क्या नहीं मापते हैं? तो प्रतिस्थापन की लोच। कॉफ डगलस उत्पादन फलन Q बराबर A के पे पावर अल्फा L पे पावर बीटा में अल्फा बीटा प्रतिस्थापन की लोच माप नहीं करते हैं। कॉफ डगलस उत्पादन फलन प्रथम कोटि का समरूप फलन है तथा पैमाने का स्थिर प्रतिफल व्यक्त करता है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। 130 नंबर प्रश्न, उत्पादन निशेष प्रयोग आधारित है। उत्पादन निशेष प्रयोग आधारित है तो हो जाएगा ये स्थिर पैमाने के प्रतिफल नियम पर। उत्पादन निशेष प्रयोग आधारित है किस पे? तो स्थिर पैमाने के प्रतिफल नियम पर। चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। उत्पादन निषेध परिमेय स्थिर पैमाने के प्रतिफल पर नियम पर आधारित है। विकस्टिड ने स्पष्ट किया है कि यदि उत्पादन समता नियम लागू हो तो कुल उत्पादन उस उत्पाद करने में लगे हुए विभिन्न साधनों के सीमांत उत्पादन के बराबर होगा। इस प्रकार इस साधन के अनुसार यह कहा जा सकता है कि साधनों का पारितोषिक उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर दिया जाए तो कुल उत्पादकता समाप्त हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है, लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पाद क्या हो जाएगा? तो घटेगा। लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो घटता है। 132 इसका व्याख्या नहीं पढ़े थे ना। लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद घटता है। 132 नंबर प्रश्न, अवसर लागत को निम्नवत भी परिभाषित किया जा सकता है। अवसर लागत को निम्नवत भी परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? तो डी नंबर हो जाएगा द्वितीय सर्वश्रेष्ठ की त्याग लागत से। मतलब अवसर लागत कैसे होगा? दूसरे को त्याग करके ही ना दूसरा में हम लोग जाएंगे। अवसर लागत किसको कहते हैं? मौका मिला, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पहले चाय कॉफ़ी था, अगर कॉफ़ी नहीं रहता, अगर अवसर मिला तो कभी कभी चाय छोड़ के आदमी कॉफ़ी पी लेता है ना। तो अवसर लागत निम्नतम परिभाषित किया जा सकता है। कैसे? द्वितीय श्रेष्ठ की त्याग लागत से, ठीक है। 132 अब हो जाएगा 133 नंबर प्रश्न।
चलिए 133 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि दो उत्पादन के साधनों को स्थिर अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है तो समोत्पाद वक्र का होगा। क्या होगा? कह रहा है दो उत्पादन साधनों को स्थिर अनुपात में ही प्रयोग किया जाता है, मतलब कांस्टेंट रूप में ही प्रयोग किया जाता है, तो समोत्पाद वक्र होगा। क्या होगा? तो इसका आंसर स्टार में दिया हुआ है। पहले हम लोग व्याख्या करते हैं, देखते हैं क्या बताता है इसमें। किसी वस्तु के उत्पादन में दोनों साधनों का एक निश्चित किसी वस्तु के उत्पादन में दोनों साधनों को एक निश्चित अनुपात हो और उस अनुपात के बिना ही उत्पादन को ही नहीं सके तो इस स्थिति में समुत्पाद वक्र अंग्रेजी के एल आकार या समकोणीय होगा। क्या होगा? तो एल आकार का होगा या तो समकोणीय होगा। ठीक है। समकोणीय समुत्पाद वक्र की स्थिति में साधनों में पूर्ण पूरकता होती है, अर्थात प्रतिस्थापन शून्य होती है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। चित्र में देख लेते हैं, अंग्रेजी में सब एल आकार का बनते जा रहा है इसे, और उसका शून्य होता है। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें इसका तो ऑप्शन न है। क्या क्या बोला गया था, इसमें कैसा बनेगा? तो एल आकार का या तो समकोणीय होगा। तो इसमें है कुछ एल आकार का एक सीधी बिंदु है, नहीं एक सीधी बिंदु नहीं होगा, एक सीधी रेखा नहीं, अति परवलय नहीं, एक वक्र जो मूल बिंदु के लिए नहीं, या तो इसमें जीरो होगा या तो क्या कहते हैं जीरो होगा, नहीं तो समकोणीय होगा। क्या होगा? जीरो होगा या तो समकोणीय होगा, समकोणीय होगा, है ना, समकोणीय होगा। चलिए 134 नंबर प्रश्न, 134 नंबर प्रश्न है, कॉफ डगलस उत्पादन फलन में तकनीकी परिवर्तन है। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में तकनीकी परिवर्तन है। तो क्या है तकनीकी परिवर्तन? कॉफ डगलस के इसमें क्या है तकनीकी परिवर्तन? तो ये हो जाएगा हिग्स एवं हेराल्ड दोनों के अर्थों में तटस्थ होता है। हिग्स एवं हेराल्ड दोनों के अर्थों में तटस्थ होता है। क्या है? कॉफ डगलस उत्पादन फलन में तकनीकी परिवर्तन, तकनीकी क्या मानते हैं? हिग्स और हेराल्ड दोनों अर्थों में तटस्थ होता है। ठीक है, इसका व्याख्या पढ़ते हैं। कॉफ डगलस उत्पादन फलन में तकनीकी प्रगति हिग्स एवं हेराल्ड दोनों के संदर्भ में तटस्थ होता है। मतलब हेराल्ड और हिग्स जो थे ना, वो कॉफ डगलस उत्पादन फलन में तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी जो था ना, उसको क्या करते हैं? तटस्थ मानते हैं। यूरल 135 नंबर यूलर के प्रमेय का संबंध है। यूलर के प्रमेय का संबंध है किससे है? तो वितरण के क्षेत्र से है। किससे है? यूलर के प्रमेय का संबंध किससे है? तो वितरण के क्षेत्र से। चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। यूलर प्रमेय का संबंध वितरण के क्षेत्र से है। चलिए 136 नंबर प्रश्न, 136 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कॉफ डगलस उत्पादन फलन का सही रूप है? कॉफ डगलस का उत्पादन का सही रूप है, तो ये वाला सही रूप है। Q बराबर AL पे पावर 0.65 और डॉट इंटू के पे पावर 0.35। मतलब ये देखिए 0.65 और 0.35, इसको जोड़ने के बाद 100 आना चाहिए। हाँ 100 आ रहा है तो ये हो जाएगा 100। देखिए इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, उसके पहले 35 के पहले यहाँ पे 0 लग गया है, तो ये नहीं होगा, ये ऐसे कट गया। इसमें देखिए यहाँ 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है, तो ये भी ऐसे कट गया। यहाँ पे तो 1 आ गया है, तो ये ऐसे भी नहीं होगा, तो यही होगा। इसमें सिंपल में 100 पुर रहा है। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। कॉफ डगलस उत्पादन फलन का सही रूप है Q बराबर AL पे पावर 0.65 और के पे पावर 0.35, ये सही रूप है।
ये 136 था। अब हम लोग 137 देखते हैं। 137 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से कौन एक सही है जहां MRP सीमांत आगम उत्पाद है, MPP सीमांत भौतिक उत्पाद है और MR सीमांत आगत है। तो इसमें कह रहा है कौन सा समीकरण सही है। तो MRP क्या दर्शित करता है, सीमांत आगम उत्पादकता, MPP क्या करता है, सीमांत भौतिक उत्पादन, और MR क्या करता है, सीमांत आगम। तो इसमें सही कौन है, तो सही हो जाएगा ये बी नंबर होना चाहिए मेरे अनुसार। 36 का हाँ ठीक है, बी नंबर ही होगा। MRP बराबर MPP इंटू MRP बराबर क्या हो जाएगा, MPP और MR। चलिए इसका व्याख्या भी पढ़ लेते हैं जरा। व्याख्या पढ़ने के बाद अच्छे से समझ में आता है। उत्पादन के किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई के फलस्वरूप कुल मूल्य उत्पादन अथवा कुल आय में होने वाली वृद्धि ही सीमांत आय उत्पादक है। जैसे कि MRP बराबर क्या हो जाएगा, तो MPP इंटू MR। चलिए 138 नंबर प्रश्न है। 138 नंबर प्रश्न है, W लियोनटिफ को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। W लियोनटिफ को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था। क्या चीज़ के लिए, तो आगत निर्गत विश्लेषण के लिए। अगर प्रश्न पूछ दे आगत निर्गत विश्लेषण के नियम किसने दिए थे, तो W लियोनटिफ। ठीक है, इसका व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। W लियोनटिफ को अर्थशास्त्र का 1973 का नोबेल पुरस्कार आगत निर्गत विश्लेषण के लिए प्रदान किया गया है। यह तकनीकी अर्थव्यवस्था के सामान्य संतुलन की व्याख्या करती है। इस तकनीकी का मूल आधार अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योगों पर परस्पर निर्भर की मान्यता है, जो आगत निर्गत के संबंध के रूप में उदय होती है। चलिए 139 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्पादकता वृद्धि में सहायक नहीं है। मतलब उत्पादन प्रोडक्शन करने के लिए वो सहायक नहीं है। तो वर्धित पूंजी उत्पादन में वृद्धि। बहुत सारा पूंजी सिर्फ रख लेंगे, निवेश करेंगे ही नहीं, तो उत्पादन में वृद्धि का ही सहायता माना जाएगा, नहीं, ये गलत है। तो माना क्या जाएगा, उत्पादन की कला से संबंधित ज्ञान में सुधार, जहाँ गलती हो रहा है या तो नया टेक्नोलॉजी उसमें विकसित करेंगे। कार्य करते हुए सीखना एकदम, और क्या है, मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के अनुसार श्रम उत्पादन अनुपातों में परिवर्तन, ये सही है। बाकी बात पूंजी में सिर्फ पूंजी में वृद्धि करने से थोड़े हो जाएगा, नहीं, निवेश भी तो करना पड़ेगा। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। इसका व्याख्या है, वर्धित पूंजी उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता वृद्धि में सहायक नहीं है। चलिए 144, उत्पादन फलन निम्न के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है, तो आगत एवं निर्गत को। उत्पादन फलन निम्न के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। क्या चीज के लिए व्यक्त करता है, तो आगत और निर्गत के लिए। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। उत्पादन फलन आगत एवं निर्गत के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। क्या चीज के लिए, तो आगत और निर्गत के लिए। वे सभी साधन जिनके सहयोग से उत्पादन क्रिया पूरी की जाती है वे आगत कहते हैं, तथा उन सहयोग से जिस वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसे निर्गत कहते हैं। ठीक है, आगतों एवं निर्गतों के मध्य एक तकनीकी संबंध है जो यह स्पष्ट करता है कि उत्पादन एक निश्चित मात्रा से अधिक कितना उत्पादन प्राप्त कर सकता है। इस तकनीकी के संबंध को उत्पाद फलन
कहते हैं, उत्पाद फलन कहते हैं। तो Q बराबर हो गया F ब्रैकेट LKE, अर्थात Q हो गया आगत, LKE का फलन। ठीक है, तो हम लोग आज 120 नंबर प्रश्न किए थे, 121 से किए थे। अब कल हम लोग 141 से प्रश्न को आगे करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है PYQ रूप में, मतलब हर जगह TGT PGT से रिलेटेड, और जैसे कि UP PCS सब के लिए है, मतलब इकोनॉमिक्स का प्रश्न जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास कल से देखेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।